बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या आप मैट्रिक पास कर चुके हैं तो जो आज का लेक्चर है ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस लेक्चर में आज हम स्पेसिफ़िकली बात कर रहे हैं मैट्रिक के जो स्टूडेंट जो मैट्रिक क्लियर कर चुके हैं या जो मैट्रिक स्टडी कर रहे हैं। आज हम उनको कैरियर के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। कैरियर काउंसलिंग पे हम बात करेंगे कि आपके आपके पास मैट्रिक के बाद कौन कौन से मौक़े हैं और आप किस किस साइड पे जा सकते हैं। अपनी स्टडीज़ में आप कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करने से क्या फ़ायदा होगा आपको, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। कैरियर काउंसलिंग पे बात करने की जो रिकमेंडेशन है वो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे जो पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल हैं मलिक कासिम साहब, उनको कि उन्होंने ये चंद दिन पहले मुझे रिकमेंड किया कि आप इस पे बात करें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइडेंस की। तो इस वजह से उनकी रिकमेंडेशन पे आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर भी जो है वो इसको ज़रूर जो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको रिकमेंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को एड्रेस करूँगा कि जो पहला और बुनियादी मकसद है आपका एज अ पेरेंट वो ये है कि आपने अपने बच्चे को क्लियर करें कि उस बच्चे का एम है क्या लाइफ के अंदर। आपका बच्चा बुनियादी तौर पर चाहता क्या है, ज़िंदगी में बनना क्या चाहता है, ये चीज़ जो है ये सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के साथ डिस्कस करना। अब अगर मैं आपको बताऊं, तकरीबन अगर जो मेरी ओपिनियन है या जो मेरा इंटरेक्शन रहा है स्टूडेंट्स के साथ, तकरीबन 70% हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लाइफ में ऑप्शंस का या कैरियर्स का पता ही नहीं है कि उन्होंने लाइफ में करना क्या है। वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे और वो एफएससी के स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन जब आप उनसे सवाल करेंगे कि बेटा आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल खामोशी से खड़े हो जाएंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है कि वो बता सकें कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो एज अ टीचर और एज अ पेरेंट मेरी क्या ज़िम्मेदारी है कि मेरा जो बच्चा है, क्या मैंने उसको ज़िंदगी में लाइफ में कैरियर के मुतल्लिक, उसके जो आने वाली ज़िंदगी में सिचुएशंस हैं उनके मुतल्लिक उसको समझाया है, मैंने उसको बताया है कि बेटा लाइफ में ये चीज़ें हैं, या मैंने कभी उसको पास बैठ के उससे ये पूछने की कोशिश की है कि बेटा आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, या मैं उसको सारी ज़िंदगी स्पून फीडिंग करता रहूँगा और वो बच्चा बेचारा जो है वो मेरे पीछे भागता रहेगा। तो सबसे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब आपका बच्चा स्कूल के अंदर हो तो आप बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए उस बच्चे को शुरू से ये बताएं कि बेटा तुम्हारा जो एम इन लाइफ है वो ये है, और उस बच्चे को उन्हीं एरियाज़ के अंदर उसी चीज़ से जो मुतल्लिका चीज़ें हैं वो अगर आप बताई जाएँ तो वो बच्चा कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करेगा। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि सर मुझे मेरे पेरेंट्स कहते रहे कि तुम डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, बस वो मुझे कहते रहे। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने एक दफ़ा मेडिकल कॉलेज का विज़िट किया। तो जब मैंने मेडिकल कॉलेज का विज़िट किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि काश ज़िंदगी मुझे चांस देती और मैं वापस एफएससी में जाता और मैं इतनी मेहनत करता कि मैं यहाँ पे इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो एमबीबीएस करने के लिए आ जाता। बात क्या है कि एक बच्चे के पास एम है, लेकिन क्या उस एम के मुतालिक कोई भी मोटिवेटिंग किस्म की कोई वीडियोस या उस बच्चे को आप विज़िट करवा रहे हैं उस जगह का, या आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं या आप उसको गाइड कर रहे हैं कि बेटा ये तुम्हारा एम है ज़िंदगी में और इस साइड पे तुमने जाना है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने क्लासरूम्स में भी और घरों में भी इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करते बच्चों के साथ। अब मैं आता हूँ स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक है उस पर कि बच्चों को मैट्रिक के बाद करना क्या चाहिए। अब सबसे पहला सवाल जो एक मैट्रिक का स्टूडेंट है उसको अलग थलग बैठ के अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, मैं क्या बनना चाहता हूँ। ये पहला और बुनियादी सवाल है। देखें, जब तक आप अपनी मंजिल के मुतालिक क्लियर नहीं होंगे तो आप कैसे अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। मसलन एक बंदा है, उसको ये पता ही नहीं है कि उसकी मंजिल क्या है, तो वो सफ़र कैसे शुरू करेगा। वो शुमार की तरफ जाएगा या जनूब की तरफ, मशरक़ की तरफ जाएगा या मगरब की तरफ। लेकिन अगर उसको डेस्टिनेशन क्लियर है तो वो डेस्टिनेशन की तरफ अपना पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम उठाता चलाएगा और आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मंजिल को डिसाइड किया जाए कि हमारी जो मंजिल है वो है क्या, हमने जाना किस साइड पे। अब जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि जब आपने ये देख लिया कि आपने जाना किधर है, तो फिर आपने ये देखना है कि आप कैसे किस तरह से आप ज़िंदगी में कौन कौन से स्टेप्स उठाएंगे तो आप अपने इस एम को अचीव कर लेंगे। आपने जो जहन में सोच लिया कि मैंने ये बनना है, तो वो कौन से रास्ते हैं जिन पे चलते हुए आप अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे।
और उन्हीं रास्तों पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि रास्ते कौन से हैं, आपको अपनी मंजिल की तरफ कौन सी चीज़ लेके जाएगी। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, जब आप मैट्रिक पास करते हैं तो आपने अपने आप से करना है, वो ये सवाल है कि क्या आप पढ़ना चाहते भी हैं या नहीं पढ़ना चाहते। ये सबसे पहला और बुनियादी सवाल है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एम्बिशियस नहीं होते, वो नहीं पढ़ना चाहते, और हम उनको ज़बरदस्ती एक ऐसे फील्ड में भेज देते हैं कि जब वो पढ़ना नहीं चाह रहे होते और हम उसको कह रहे होते हैं कि तो ज़बरदस्ती तुमने पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने नहीं पढ़ना, तो इसके बाद आपने ये देखना है कि अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप क्या करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है जॉब्स का। अब जो इस वक्त मैट्रिक पास बच्चों की जो जॉब्स आती हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एयरमैन ले लिया जाएगा, पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर ले लिया जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी में आपको ले लिया जाएगा, और इसके अलावा और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे क्लैरिकल जॉब्स आएंगी, या आपके पास जो कोई ऑफिस हेल्पर टाइप जॉब्स होती हैं। यानी मैट्रिक पास बच्चों के लिए मुख्तलिफ जगह पर जॉब्स आती रहती हैं। आप राइट अवे जॉब्स को देखना शुरू करें, अप्लाई करें, मैट्रिक की बेस पे तैयारी करें, और आप अपनी जो जॉब है वो हासिल कर लें, जो कि मैट्रिक पास बच्चों के लिए होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपने अपने आप से पूछना है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ या मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये पहला सवाल है जो आपने मैट्रिक के बाद अपने आप से करना है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ या मैं नहीं पढ़ना चाहता। अगर आपका जवाब है मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो अब उसके बाद अगला ऑप्शन आपने पूछना है कि मैं नहीं पढ़ना चाहता तो मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं जॉब करना चाहता हूँ। अगर जवाब है कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो फिर जॉब्स देखिए, मैट्रिक से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स को देखिए, आप देखें कि कहाँ कहाँ पे जॉब्स आ रही हैं, मैट्रिक की बेस पे तैयारी करें और आप चले जाइए। अब जो दूसरा है आपका ऑप्शन, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब सवाल आपसे ये है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आर्मी में जाना चाहते हो, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल है। हम सबसे पहले बात करते हैं प्री मेडिकल की। देखिए, अगर आपके मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपने कैरियर में ये सोचा है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको एफएससी में प्री मेडिकल पढ़ना पड़ेगा। और प्री मेडिकल में जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, उसके साथ इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब इसके अंदर जो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंज के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका मैट्रिक में मार्क्स कम है, अगर आप समझते हैं कि आपने मैट्रिक में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इन सब्जेक्ट्स के साथ आगे जाके चलना। लेकिन अगर आपका मैट्रिक में अच्छे ग्रेड्स हैं, आप उसको, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है साइंसेस के लिए, तो आप ये वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ लूँगा तो मेरे पास ऑप्शन कौन से होंगे। अब सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप प्री मेडिकल की तरफ जाएँ। आप चले गए प्री मेडिकल की तरफ। अब जो अगला स्टेप है वो बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेना है वो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। तकरीबन थाउजेंड्स, मतलब आलमोस्ट 55-60,000 बच्चे जो है वो अपीयर हो रहे होते हैं, और 4-5 हज़ार सीट्स होती हैं, तो 4-5 हज़ार तो चले जाएंगे, जो बाकी 50,000 रह जाएंगे वो कहाँ जाएंगे। तो अब आपके पास जो ऑप्शन नंबर 1 था वो था एमबीबीएस। आपने एमबीबीएस में अगर आप नहीं गए तो इसके अलावा आपके पास कौन से ऑप्शन होते हैं प्री मेडिकल में। आप डी फार्मेसी में जा सकते हैं, और डी फार्मेसी करने के बाद आप ये जो लीडिंग फार्मेसी हमारी जो यानी मेडिसिन की इंडस्ट्री है, इसके अंदर आप जो है वो जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब से सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर्स भी कर सकते हैं, और मास्टर्स करके जो मुतलका फील्ड्स हैं उनके अंदर जो है वो आप जा सकते हैं। तो जो आपका प्री मेडिकल पढ़ने का जो सबसे पहला जो मकसद था वो ये था कि आपने जो है वो प्री मेडिकल में जाना है। अगर आप प्री मेडिकल में ना जा सके तो फिर आप डी फार्मेसी करेंगे। आप डी फार्मेसी नहीं आपने की तो आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट में किसी में भी मास्टर्स कर सकते हैं, और आप आगे जो है वो अपनी स्टडीज़ को फर्दर कैरी कर सकते हैं, और उसके बाद आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या स्कूल साइड पे एज ए टीचर भी अपना जो एक्सपीरियंस है उसको आप शुरू कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो है प्री इंजीनियरिंग का। अगर आपको डॉक्टर बनना नहीं पसंद तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो प्री इंजीनियरिंग का है, और प्री इंजीनियरिंग में आपके पास जो प्री मेडिकल होते हैं उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, लेकिन आपके पास जो प्री इंजीनियरिंग होता है उसमें आपके पास फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होता है। बायोलॉजी को रिप्लेस करती है मैथमेटिक्स। तो अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप बायोलॉजी को रिप्लेस करके प्री इंजीनियरिंग में आ सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग को कंपैरेटिवली मेडिकल की निस्बत ज़्यादा बेहतर फील्ड समझा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जो प्री इंजीनियरिंग है इसके अंदर आपके पास एक वास्ट वैरायटी है, फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जो इंजीनियरिंग करने के बाद कहीं ना कहीं पर किसी न किसी इंडस्ट्री में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं।
तो अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक़ नहीं है तो बेहतर ये है कि आप जो है वो मेडिकल के बजाय आप इंजीनियरिंग वाली साइड को ऑप्ट करें, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग की साइड को ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं मेडिकल की निस्बत। मेडिकल में आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, इंजीनियरिंग में आपके पास ऑप्शंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में नहीं जाते, सपोज़ करें आपका एडमिशन नहीं होता, तो फिर आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं? फिर आपके पास ऑप्शंस हैं कि बिल्कुल आप ये जो फ़िज़िक्स मैथ है, केमिस्ट्री है, इसके अंदर आप मास्टर्स करके इसी तरह से जैसे मैंने पहले कहा, आप कहीं ना कहीं पे किसी न किसी इंडस्ट्री में जो है वो सर्व कर सकते हैं। सो आपके पास जो है बाकी सारे सब्जेक्ट्स प्री मेडिकल वाले ही होते हैं। सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट चेंज होता है बायोलॉजी, और बायोलॉजी को रिप्लेस करती है मैथमेटिक्स, और आप प्री इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। प्री इंजीनियरिंग में भी कंपैरेटिवली जो मैट्रिक में ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स वाले बच्चे होते हैं वो प्री इंजीनियरिंग में जाते हैं। अब नंबर 3 है हमारे पास ICS। अब बाज़ हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना केमिस्ट्री पसंद होती है, ठीक है, और ना जो है वो ज़्यादा उसको जो बायोलॉजी होती है उसको वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है वो फ़िज़िक्स होती है, मैथमेटिक्स होती है, और साथ में कंप्यूटर साइंस होती है। और अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो वो ICS को ऑप्ट करते हैं। जब आप ICS में जाते हैं तो ICS में आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। उसमें आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, उसमें आपके पास IT की फील्ड होती है, कंप्यूटर साइंसेज में आप आगे जा सकते हैं। लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी ICS के थ्रू आप उनके अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर हम ये समझते हैं, हम ICS को कंपैरेटिवली प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल की निस्बत थोड़ा सा ऐसी फील्ड समझते हैं जिसमें हम कहते हैं अपने मीडियाकर बच्चों को कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ICS पढ़ लो, ये आसान है। ऐसी बात नहीं है। हम पाकिस्तान में अगर आप सिर्फ अपने आप को कंपेयर करें इंडिया के साथ और उनको देखें कि वो IT की फील्ड में कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा सुन के कि इंडिया IT की फील्ड में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं सिर्फ IT की इंडस्ट्री से। लेकिन जब हम उनको कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के साथ तो हम IT की इंडस्ट्री में कोई खातिर खा काम नहीं कर पा रहे। और रीज़न यही है कि हमने इसको शुरू से ही सीरियसली लिया ही नहीं है, हमने इसको देखा ही नहीं है कि इसको सीरियसली लिया जाए। अदरवाइज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। इवन आप अभी भी देख लें तो जो हमारा जो ऑनलाइन वर्किंग है या जो हमारे IT से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी अर्निंग हो रही है, रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह से नहीं है। लेकिन अगर आप ICS में जाते हैं तो फिर आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको बायोलॉजी नहीं पढ़नी पड़ेगी, और आपको फिज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा। ये 3 इस वक्त मेजर फील्ड्स हैं जो हमारे कॉलेजेस में चल रही हैं। मैं आपके साथ दोबारा रिपीट करूँगा कि जब आप प्री मेडिकल लेते हैं तो उसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, साथ में बाकी सब्जेक्ट सेम रहते हैं। आप प्री इंजीनियरिंग में जब आते हो तो आपको बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स रिप्लेस हो जाती है, और जब आप ICS में आते हैं तो ICS में आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो रिप्लेस हो जाती है मैथमेटिक्स से, और आपका जो ICS है वो मौजूद होता है। यानी ICS में आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ती है। अब इसमें हम आगे मज़ीद जाके जो हमारा इस पे कैरियर पे हमारा जो लेक्चर होगा कैरियर काउंसलिंग पे, उसके अंदर हम मज़ीद जाके डिस्कस करेंगे कि प्री इंजीनियरिंग में फिर आगे कहाँ कहाँ पर जो है वो स्कोप है। लाइक कौन सी इंजीनियरिंग का इस वक्त ज़्यादा स्कोप है, कौन सी इंजीनियरिंग का कम स्कोप है, ICS में कौन सी फील्ड्स हैं जो इस वक्त ज़्यादा इन हैं, कौन सी हैं जो अभी थोड़ा सा कंपैरेटिवली उनका काम नहीं हो रहा। तो इन पे हम इसको अपने जो लेक्चर में देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा टच करेंगे, थोड़ा थोड़ा सारी फील्ड्स को देखेंगे ताकि एक बच्चों को एक ब्रीफ आइडिया हो सके कि उन्होंने लाइफ में क्या करना है। अब ये जो आपकी 3 मेजर फील्ड होगी, एक और फील्ड जो है वो है जिसको हम कहते हैं FA, ठीक है। अब जो FA है जिसको हम सिंपल आर्ट्स की स्टडी कहते हैं, वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब हम यहाँ पर मैं बड़ा आपसे यानी एज अ पेरेंट मैं ख़ुद भी बड़ा फील करता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा हमने गलत साइड पे चले गए और अपने बच्चों को भी ले गए। क्या हमने बच्चों को ये कहा कि आर्ट्स तो बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं ना, आर्ट्स तो आप पढ़ोगे तो पता नहीं आप सोसाइटी में कहाँ पे कि निचले लोअर ग्रेड में चले जाओगे। ऐसी बात नहीं थी। हमने अपने सारे बच्चों को साइंस में फेंक दिया। हमने कभी ये सोचने की ज़हमत नहीं की कि हो सकता है जो मेरा बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, माइट भी वो पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। एक बच्ची जो है वो बायोलॉजी अगर अच्छी नहीं पढ़ रही, माइट भी साइकोलॉजी में अच्छी चल जाए। तो हमने बच्चों को ये इस आर्ट्स वाली साइड पे नहीं आने दिया। अगर आप आर्ट्स को ऑप्ट करते हैं तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आप आने वाले टाइम में, फॉर एग्जांपल अगर आप साइकोलॉजी के साथ ही आगे चले जाएँ तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का इस वक्त बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप अगर अपने माशरे में देखें कि इस वक्त हम किस हद तक हमारी जो यूथ है या जो हमारे बच्चे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, और इस वक्त हम कितने बुरे तरीके से हम नफ्सियाती मसाइल के शिकार होते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में हमें बहरहाल
जो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में कोई बच्चा जाने पे तैयार ही नहीं है। साइकोलॉजी की तरफ हम किसी को जाने ही नहीं देते। आप सोशियोलॉजी को देख लें, सोशियोलॉजी में कितने बच्चे हमारे जो इमरानियात पढ़ रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है इमरानियात होता क्या है, सोशियोलॉजी है क्या। और इस सोशियोलॉजी का इतना ज़्यादा स्कोप है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप सिर्फ फ़ॉरेन भी आप किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दें साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में, तो आपको बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा चांसेस मिलने के चांस हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि सोशियोलॉजी क्या है, तो उसको पता ही नहीं है कि सोशियोलॉजी है क्या बेसिकली। मैस कम्युनिकेशन का देख लें, आजकल मीडिया का दौर है, जर्नलिज्म का दौर है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हम मैस कम्युनिकेशन में भेजते हैं, हमारे बच्चों को आइडिया ही नहीं है कि मैस कम्युनिकेशन क्या है। आप देख लें, हिस्ट्री को देख लें, एंथ्रोपोलॉजी की देख लें, कितने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे बच्चे जिनमें बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन हमने उनकी आंखों पे टेप लगा दी। हमने उनको सिर्फ ये बताया कि ये सिर्फ तुम साइंसेज में जा सकते हो, आर्ट्स में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमारा कोई बच्चा आर्ट्स में जाना चाहे, तो मेरा पेरेंट्स को मशवरा है कि अगर कोई शौक से, अपने पैशन से आर्ट्स में जाना चाहता है, डोंट स्टॉप दैट चाइल्ड। क्या पता एक बच्चा जो साइंसेज में बहुत बुरा हो, वो आपका सोशल साइंसेज में बहुत अच्छा चल जाए। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम कितने बच्चों को भेज रहे हैं, ना होने के बराबर बच्चे हैं हमारे इकोनॉमिक्स में, जो हैं भी सही, वो भी प्राइवेट इकोनॉमिक्स करके उनको इकोनॉमिक्स का कोई आइडिया नहीं है और वो काम कर रहे हैं। आज इसी वजह से हम कोई बहुत अच्छा बैंकर पैदा नहीं कर सके, बहुत अच्छा कोई माहिर मईशत पैदा नहीं कर सके। हर चीज़ हम उधार ले रहे हैं, मगरब से उधार ले रहे हैं, बाहर से उधार ले रहे हैं, उनकी थ्योरीज भी हम उधार ले रहे हैं। हमारे अपने अंदर से रिसर्च क्यों मरती जा रही है कि हमने सोशल साइंसेज में हमारी इनपुट ही नहीं है। जब आपकी इनपुट ही नहीं है और सोशल साइंसेज डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी डेली रूटीन लाइफ के साथ, जब आप सोशल साइंसेज में किसी को नहीं जाने देंगे, तो आपकी सोसाइटी में कैसे आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो कि सोशल साइंटिस्ट होंगे, और सोशल साइंटिस्ट नहीं होंगे तो मुआशरे में कैसे रिफॉर्म्स आप कर सकेंगे, मुआशरे को आप स्टडी किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ना चाहे तो उसको बिल्कुल भी डिस्करेज ना करें और उसको जाने दें। स्कोप सब्जेक्ट का नहीं होता, स्कोप बंदे के अपने अंदर होता है, और बंदा खुद अपना स्कोप जो है वो डिराइव करता है। कोई ऐसा, मैंने आर्ट्स में पढ़े लोगों को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करते देखे, और मैंने साइंस में पढ़े लोगों को जो है वो जूतियाँ चटखाते भी देखा है। ये बात नहीं होती कि आपका सब्जेक्ट, अगर केमिस्ट्री में एक बंदे ने मास्टर्स किया हुआ तो ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर जाएगा, और किसी ने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है तो ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। स्कोप हमेशा बंदे के अपने अंदर होता है और बंदा उसी से जो है वो आगे चल रहा होता है। ये तो फाइन आर्ट्स की बात होगी। अब इसके बाद मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ, ये आपको मैं बड़ी हमें समझने की ज़रूरत है। ये तो है हमारी थोड़ी थोड़ी लंबी कहानी है। अगर आपका एक बच्चा है जो ब्रिलियंट है और आप अगले 6 या 7 साल उसकी स्टडीज़ को फाइनेंस कर सकते हैं, तो फिर तो आप इन चीज़ों में जाएं। लेकिन अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जिनके मैट्रिक में कम मार्क्स होते हैं, वो थोड़े से लो प्रोफाइल पे होते हैं। तो अब क्या है, अब यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने हमेशा बहुत इग्नोर किया। मसलन कौन सी वो 2 चीज़ें? नंबर 1, हम जो वोकेशनल साइड है स्टडीज़ की उसको इग्नोर कर रहे हैं। हमने कभी अपने बच्चों को जो वोकेशनल डिप्लोमाज हैं उनकी तरफ नहीं लेके गए, हमने मेडिकल की साइड को इग्नोर कर दिया। देखिए, मेडिकल के अंदर सिर्फ MBBS नहीं होता, ठीक है। मेडिकल के अंदर नर्सिंग के कोर्स भी होते हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट भी होते हैं, आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में भी होते हैं, आपके पास लैब अटेंडेंट्स भी होते हैं, आपके पास कितनी ऐसी फील्ड्स हैं जो हैं। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी एक शॉप है जहाँ से हम बच्चों को, यानी जो जॉब्स की एप्लीकेशन है उनको प्रोसेस करते हैं, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग भी करते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं और कैसे कैसे अप्लाई हो सकता है। हंड्रेड्स की तादाद में हर साल जॉब्स आती हैं, लेकिन बंदे अवेलेबल नहीं होते। मसलन मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, रेस्क्यू 1122 में एक जॉब आती है जिसको कहते हैं मेडिकल टेक्नीशियन के नाम से, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, EMT शायद उसको कहते हैं। अब वो जो मेडिकल टेक्नीशियन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बहुत सारे बंदों के पास है ही कोई, मेडिकल का कोर्स ही उनके पास नहीं है। तो अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा थोड़ा सा वीक है, तो आप उसको इस साइड पे लेके आएँ, आप उसको कोई मेडिकल का कोर्स करा दें, आप उसको ऑपरेशन थिएटर का कोर्स करवा दें, आप उसको प्लम्बिंग का कोर्स करवा दें, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवा दें, आप उसको कोई भी ऐसा कोर्स करवा दें जिसका रूटीन की लाइफ के साथ जो है वो ताल्लुक़ है, और वो बच्चा जो है उसको जब आप एक हुनर दे देंगे तो वो ज़िंदगी में कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे मीडियाकर बच्चे होते हैं जिनको जब आप एक दफ़ा एक हुनर पकड़ा देते हैं तो फिर वो इतने पैसे कमा रहे होते हैं कि शायद एक पढ़ा लिखा बंदा भी उतने पैसे नहीं कमा रहा होता। मसलन मैं आपको बताऊं, एक इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं। आप अगर देख लें कि जो इलेक्ट्रिशियन आपके पास, आप जो अच्छा इलेक्ट्रिशियन है उसकी कितनी मिन्नतें करके आप उसको बुलाते हैं, आपको टाइम ही नहीं देता। और क्या है, अब वो इलेक्ट्रिशियन एक दिन में अगर आप उसका ज़रा प्रोफाइल देख लें कि वो कितने पैसे कमा रहे हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने पैसे वो कमाते हैं। आप एक अच्छा प्लम्बर देख लें,
आप एक अच्छा मैकेनिक देख लें, हम गाड़ियों को लेके जब जाते हैं मैकेनिक्स के लिए, तो वहाँ पे एक अच्छे मैकेनिक के पास टाइम ही नहीं होता। तो अगर आपका बच्चा जो है उसके पास बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, आप समझते हैं कि वो मैट्रिक में उसके मार्क्स थोड़े से कम हैं, और आप उसको जो है वो भेजना चाहते हैं, कोई हुनर उसको सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट साइड है वो यही है कि आप उसको वोकेशनल साइड पर लेके आएँ। उसके लिए जो बेस्ट साइड है वो ये है कि आप उसको मेडिकल का कोई डिप्लोमा करवा दें। आप उसको ये जो प्लम्बिंग है, टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, ये वाले कोर्सेज़ जो हैं ये आप उसको करवा सकते हैं। तो अब ज़रा अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली समराइज़ करूँ, तो मैं सबसे पहले मैंने बात की प्री मेडिकल की। प्री मेडिकल में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। फिर प्री इंजीनियरिंग की बात की, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होती है। फिर मैंने आईसीएस की बात की, उसमें फ़िज़िक्स और मैथ और कंप्यूटर साइंस होता है। यानी ये 3 जो है वो बड़ी फ़ील्ड्स हैं, इनके अंदर जो है इनकी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। और अब हम जो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर ये देखेंगे कि जब आप इन फील्ड्स के अंदर जाते हैं तो फर्दर आगे फिर आप कहाँ पे जा सकते हैं। मसलन आप जब एफ़ए कर लेंगे तो एफ़ए एफ़एससी करने के बाद आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं। जब आप बीएससी या बीएससी कर लेंगे उसके बाद आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं। लेकिन राइट नाउ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, और इनकी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो अभी इस लेक्चर को सुनने के बाद आप सब्जेक्ट सिलेक्शन पे काम करें। अगर आप समझते हैं कि कोई किसी किस्म की आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे मेरे ईमेल पे पूछ सकते हैं, आप मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। और इंशाल्लाह ताला आई होप कि ये जो लेक्चर है ये आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।